तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन में। इसमें क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो आगामी परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए उपयोगी है और सभी ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है। तो हम बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेंगे, जो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने में काफ़ी सुविधा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो किस भाषण का संपादित अंश है, इसके लिए हमें सिंपली सी जवाब दे देना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये हमारा सीधा सिंपली से जवाब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन इसी तरह हमको आगे बढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891। ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, जो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 और भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था, दिसंबर 1956। दिसंबर 1956 कब हुआ था, दिसंबर 1956। भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था, दिसंबर 1956 में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, तो इसका सिंपली से हमें आंसर जवाब है 3 व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन रहे, 3 व्यक्ति रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, 3 व्यक्ति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, इसका सीधा सा है दलित वर्ग। कौन से वर्ग में, तो दलित वर्ग में। दलित वर्ग में कौन से वर्ग में लिए थे, दलित वर्ग में। दलित वर्ग में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो जाति प्रथा का। किसका माना जाता है, जाति प्रथा का। अगला क्वेश्चन है हमारा साथ, जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है, तो अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है, तो अस्वाभाविक विभाजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, तो ये पैतृक पेशा जो आपके पूर्वज द्वारा जो पेशा है, जिसे आपके पिताजी दादाजी जिनका भी पेशा रहा है, उसके आधार पर उनका जाति प्रथा बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया। हिंदी में किसके द्वारा रूपांतरित किया गया, तो ललाई सिंह यादव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, ललाई सिंह यादव के द्वारा। श्रम विभाजन
और जाति प्रथा किसके द्वारा किया गया? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है VVI 2026 एग्ज़ाम के लिए, 2026 एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह ऑप्शन है, यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देता है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए पेशों में बांध देती है, यह मनुष्य की रोजगारमुखी बनाती है, यह मनुष्य को पेशा के दक्ष बनाती है। तो जाति प्रथा किसी भी आदमी के हुनर को कब दबाने का काम करती है? तो यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देता है। जैसे किसी का पापा कोई काम करता है, उसी पेशा में बच्चे को भी बांधा जाता है, जाति प्रथा यह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है उपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा या कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा, आपसी भाईचारा। जब सही सबका अच्छा रहे तो सच्चा लोकतंत्र वही है। अगला क्वेश्चन है हमारा भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या नाम थे? जिससे पहले वाले क्वेश्चन में दिए गए थे कि भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक थे? तो 3 थे, उसमें से 3 थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या नाम थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक कितने खंड में प्रकाशित किया था? भीमराव अंबेडकर की जो एक संपूर्ण किताब पुस्तक कितने खंड में प्रकाशित था? तो 21 खंड में। कितने खंड में? 21 खंड में। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच कि लाहौर की वार्षिक सम्मेलन, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन 1 दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो ऑप्शन बी में हमको लगा देना है ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ये है बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये सभी बार लगभग पूछा गया है, से पूछे लगभग 3 से 4 साल लगभग पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच भीमराव अंबेडकर की रचना। भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? कौन सा किताब है भीमराव अंबेडकर की रचना? ऑप्शन दिया गया है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। दूसरा ऑप्शन है संत, परंपरा और साहित्य। ऑप्शन 3 है विचार और वितर्क। ऑप्शन 4 है भारतीय लिपि की कहानी। तो ऑप्शन 1 होगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ये किताब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है।
अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुआ है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुआ है। तो ऑप्शन 1 है श्रमिक विभाजन, ऑप्शन बी है दलित विभाजन, ऑप्शन सी है सभ्यजनों का विभाजन, ऑप्शन डी है कुशल व्यक्तियों का विभाजन। इसमें कुशल व्यक्तियों का विभाजन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जाति में जो लोग होते हैं अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, उसको एक ही प्रकार के श्रम में बांध के रखा जाता है, जो कि श्रम विभाजन एक दूसरा रूप भी ले लेता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जाति प्रथा की विशेषता है। भारत में जाति प्रथा की विशेषता है। भारत में जाति प्रथा की विशेषता है। तो यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन करता है। यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन करता है। यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन करता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर निर्धारित नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जाति के लोग, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार की खेल में रुचि रहता है, बहुत तरह के काम में रुचि रहता है, लेकिन उसके पैतृक जो उसके पिता के द्वारा काम किया जाता है उसमें लोगों को प्रतिबद्ध किया दिया जाता था पहले, लेकिन यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए ये श्रम विभाजन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किन्हें मानता है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानता है। तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश कराना। तो ये अगला हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश कराना, किसी को मजबूर करके काम कराना, ये हो गया लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे कहता है, क्योंकि बहुत सारे मजबूरीवश व्यवस्था होकर के काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे बीच है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसकी पेशा का निर्धारण करता है। उस प्रश्न है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उनकी पेशा का निर्धारण करता है। एक प्रश्न कहने का तात्पर्य ये है कि वह कौन सा प्रशिक्षण है जो किसी निजी विचार लिए बिना ही उनका पेशा निर्धारित कर देता है। जैसे किसी का पिताजी नाई का काम करते हैं, उनका यदि बच्चा हुआ तो उनको भी नाई का ही काम करना पड़ता है। तो ये किस तरह का काम हुआ, तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत आता है जाति व्यवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो ये हमारे पास सीधी सी जवाब है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसको कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसको कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये सीधी सी जवाब हो गया। अगला प्रश्न है हमारे बीच संचारित का शब्द अर्थ है। संचारित का शब्द अर्थ है तो प्रवाहित। संचारित का शब्द अर्थ क्या है, प्रवाहित, यानी संचार करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। संचारित का अर्थ क्या हुआ, प्रवाहित। संचारित का शब्द अर्थ क्या है, प्रवाहित। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज
कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक के द्वारा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ये भी प्रश्न हुआ था। इससे जन्म से रिलेटेड मध्य प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था। महू में हुआ था। तो ये भीमराव अंबेडकर का जन्म, मृत्यु कब हुआ था और कौन से ईस्वी में हुआ था? ये सभी क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी ध्यान से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर किस पत्रिका के संपादन किया था? भीमराव अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत पत्रिका का। इसका किया था? तो बहिष्कृत पत्रिका का। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो ये तो सभी को पता है, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर की वाद्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो ये भी अगला, इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया था। 21 खंडों में। कितने खंड में? 21 खंडों में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? इसका सीधी सी जवाब हमको दे देना है, श्रम विभाजन को। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यानी आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यकता मानता है श्रम विभाजन। तो श्रम में विभाजन कर दिया जाए, किसी को निर्धारित नहीं किया जाए कि जो जिस जाति से, जो जिसका जो पेशा है वही काम करे, इससे काम नहीं हो पाता है। जिसके पास हुनर है, जिसके पास टैलेंट है, वो सभी काम करे। इसके लिए श्रम विभाजन किया जाए, तभी कार्यकुशलता दिखेगा। अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। क्या नाम थे? तो रामजी सकपाल। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो प्रत्येक बार लगभग एग्जाम में पूछता है। अम्बेडकर जी का जन्म पूछ लेना है, जन्म याद कर लेना है, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। पिता का नाम, माता का नाम, ये सब याद रखना है। अम्बेडकर को पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर को पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारे बीच, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया द वेयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो ये हमें सीधी सी जवाब दे देना है, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या थे? अखबार, पत्रिका या पुस्तक या कहानी संग्रह। मूक नायक क्या थे? तो मूक नायक क्या थे? एक पत्रिका था। मूक नायक क्या था? एक पत्रिका था। मूक नायक क्या था? एक पत्रिका था। मूक नायक क्या था? एक पत्रिका था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? ये प्रश्न पुनः दोबारा दोहरा रहा है, यानी मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो श्रम विभाजन। कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो इसका सीधी सी जवाब हमको दे देना है, बेरोजगारी। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? बेरोजगारी। अगला प्रश्न है बाबा साहेब अम्बेडकर
की विख्यात भाषण कौन सी है? ये प्रश्न दूसरे रूप में आया था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। लेकिन यहाँ प्रश्न दे दिया गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर विख्यात भाषण इसमें से कौन सा है? हमें सीधी सी जवाब देना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी? ये सीधी सी जवाब, हम चैप्टर का नाम भी पढ़ते हैं वही जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है हमारे बीच श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गद्य की कौन सी विधा है? यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ये कौन सा है? कहानी है, निबंध है, शब्द चित्र है या डायरी है? तो सीधा सा हमको जवाब दे देना है ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है, किसी की निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। अगला प्रश्न है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता को। किसको मानता है? कार्यकुशलता को। श्रम विभाजन किसको आवश्यकता मानता है? तो कार्यकुशलता को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी संविधान का निर्माण किसने किया था और महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसी जवाब को दे देना है भीमराव अम्बेडकर को। किसको है? तो भीमराव अम्बेडकर को। ये आखिरी प्रश्न था। और यदि आपको चैनल अच्छा लगा होगा प्रश्न तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उसे भी बोर्ड परीक्षा का तैयारी करने में अच्छा सा सुविधा हो। इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा जो बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसीलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक दूसरे दोस्त के साथ भी शेयर करें या दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें जिससे कि अच्छा सा तैयारी हो सके। धन्यवाद।